समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सहारनपुर में रैली की। दो बड़े नेताओं की रैली उत्तर प्रदेश में और मोदी योगी पर बेहद तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार सब कुछ बेचने में लगी हुई है। जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया। गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती। और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। अखिलेश यादव को आपने सुना, योगी मोदी पर हमलावर वो थे, और उधर प्रियंका गांधी वाराणसी में 2 बड़े नेताओं की ये रैलियां थी। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच तेज हो गई है। एसआईटी की टीम पहली बार मौके पर पहुंची है। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी का गठन किया था। यूपी पुलिस की निष्पक्षता पर उठते सवालों के बाद योगी सरकार ने यह फैसला किया था। तो अब एसआईटी की टीम पहुंची है जहां किसानों को रौंदा गया था और उसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोग मारे गए थे। गाड़ी को आग लगा दी गई थी। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौका वारदात पर, जहां पर घटना हुई थी, वहां पर टीम पहुंची है, यानी कि जांच हिंसा वाली जगह पर ये जांच टीम पहुंची, एसआईटी की टीम पहुंची। जांच काफी तेज गति से अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि कल 11 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आशीष मिश्र को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद आज टीम पहुंच गई है घटनास्थल पर, यानी कि मौका वारदात पर। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां किसी को भी सबूतों को नष्ट करने की इजाजत नहीं है। पुलिस भी पहुंची है अब वहां पर एसआईटी की टीम, ये जानने देखने के लिए कि क्या सबूत वहां पर बाकी हैं और कैसे ये दुर्घटना हुई थी, इस घटना को अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में कूदे असदुद्दीन ओवैसी भी केंद्रीय मंत्री के पद से अजय मिश्र के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। आज तक से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि अगर पिता पद पर रहेंगे तो बेटे के विरुद्ध आरोपों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आज वो बलरामपुर जाकर उतरौला में जनसभा करने वाले हैं। पर ओवैसी साहब मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, पहला सवाल पर सर, लखीमपुर में जो मामला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, सब उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का उस घटना को लेकर क्या टेक है और असदुद्दीन ओवैसी इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि उसको घटना नहीं कह सकते आप। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है। ये बीजेपी में, आरएसएस में कोई भी काम जो होता है वो ऊपर से इजाजत के बगैर नहीं होता। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई जज्बात में आ गए और जो इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड मीडिया कहते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी थी। तो जब आपकी गाड़ी थी तो आप मंत्री कैसे बन के बैठे हैं? अगर हमारी गाड़ी से
कोई टक्कर हो जाती है, मामूली टक्कर हो जाती, तो ओनर को पूछा जाता है, बुलाया जाता है। गाड़ी आपकी आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। किसको बेवकूफ बना रही बीजेपी की सरकार? तो बीजेपी चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो मिश्रा जी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनके वोट को वो जायक नहीं करेंगे। तो बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है, बीजेपी उनको लेके चल रही है, बीजेपी उनको पूरा बचा रही है। राकेश टिकैत ने कल बयान दिया कि जो अन्य 4 लोग मरे हैं अपार्ट फ्रॉम किसान, वो एक्शन का रिएक्शन है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हरकत की। बट फॉर वो प्री प्लान तरीके से हरकत नहीं होती तो क्या मरते लोग? कोई भी नहीं मरता ना। आपका रीजन, आपकी वो हरकत है जो आपने गाड़ी लेकर रोन दिया उन लोगों को। अगर आप वो नहीं करते तो कोई नहीं मरता। ना कोई बाप अपने बेटे को खोता, ना कोई अपने घर वालों को खोता, आपने की। और ये बीजेपी को अपने गुरूर से, अपने ईगो से निकलना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। खास तौर से प्रधानमंत्री इस मर्डर के 3-4 दिन के बाद लखनऊ आते हैं और एक लफ्ज नहीं कहते और कहते हैं कि भाई आप और दिए जलाइए। भाई जिसके घर में अंधेरा हो चुका है, जिसके घर में अपने बेटे की, अपने भाई की लाश पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री कम से कम एक लफ्ज बोलते हैं कि मुझे तकलीफ हुई, ये इस तरह की घटना हुई या इस तरह का वाकया वो नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम था ये हो रहा है, योगी को मालूम था। कैसे बोलते अब दिए जलाओ? जिसके घर में अंधेरा छाया हुआ है आप उनको कहते हैं। मंत्री साहब तो सर कह रहे थे कि जो है मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे बेटे का एक भी साक्ष्य मिला घटना। अभी इस्तीफा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को उनको कैबिनेट से निकालना चाहिए। जब तक कोर्ट उनके बेटे का फैसला नहीं करता उनको मंत्री बनने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई बाप मंत्री हो और देश की सुरक्षा के मामलात का मंत्री हो और मंत्री रहते हुए कैसा इंसाफ मिलेगा? आप हटिए ना। अगर आपको इंसाफ से मोहब्बत है तो प्रधानमंत्री को चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है अपने कैबिनेट के, उनको हटाएं अपने कैबिनेट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में 20 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी सेवा समर्पण कार्यक्रम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज इसी अवसर पर संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर खूबियां गिनाई। विरोधी पार्टियों खास करके कांग्रेस पर तीखे हमले अमित शाह ने किए। कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी परिवारवाद में सिमट कर रहेगी, तो ये दोनों मिलाकर एक परिवारवाद हुआ, एक आइडियोलॉजी बन गई। जो मेरा है वो ही श्रेष्ठ है। मेरा परिवार ही श्रेष्ठ है। दूसरा, दक्षिणपंथी माने जाने वाले हम, मगर हम एकात्म मानववाद में मानने वाले लोग हैं। अंत्योदय हमारा मूल प्रेरणा स्रोत है हमारी नीतियों का। और तीसरा, वामपंथी विचारधारा। ये 3 विचारधारा के बीच में रहा और तीनों को पर्याप्त मौका मिला है। इस देश की जनता ने कांग्रेस से तो सबको मौका दिया, कांग्रेस को तो खैर कितना बड़ा दिया, वामपंथियों को भी 3 राज्यों में लंबे समय तक मौका मिला, समाजवादियों को भी बड़ा मौका मिला। मगर जहां जहां एनडीए की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ, जहां भाजपा की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने आकर इसको एक अलग डायमेंशन से बदला। अब मेरा कमिटमेंट मेरी विचारधारा के लिए हो राजनीति के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनीति के अंदर व्यक्ति ने विचारधारा के आधार पर ही काम करना चाहिए लोकतंत्र में। परंतु मेरे अलावे और कोई विचारधारा या तो कोई और विचारधारा रखने वाला नेता सफल होता है, इसको मैं सहन न कर पाऊं, ये अच्छा नहीं। काफी ऐसी चीजें थी जो राज्यों में अविश्वास पैदा करती थी, उसको हटा दिया। और जीएसटी को सर्वानुमत से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, इक्का दुक्का चीज छोड़कर जीएसटी काउंसिल में एक भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया है, सर्वानुमत से लिया गया है। जबकि जीएसटी काउंसिल में सभी दल की सरकारों के वित्त मंत्री है। 3 तलाक का उन्मूलन, किसी में हिम्मत नहीं थी। शाहबानू के केस को रिवर्ट करना पड़ा, कानून को बदलना पड़ा, राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, उनको बदलना पड़ा था। 1 रैंक 1 पेंशन, कोई हिम्मत नहीं करता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया कंसेप्ट डिफेंस के क्षेत्र में, कोई हिम्मत नहीं करता था। सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते 1-2 निवेदन कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धारा 370, 35 से सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है, कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक। योग दिवस कितना बड़ा फैसला है, पूरी दुनिया यूएन ने जनरल स्वीकार किया। असेंबली ने इसको स्वीकार किया योग दिवस को। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट शायद ही कभी हुआ होगा। पेरिस समझौता, बड़े बड़े देश ये लक्ष्य को घोषित करने के लिए, प्राप्त करने की बात छोड़ो, घोषित करने के लिए झिझकते थे। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो यही एक रास्ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, वो मैं मानता हूं नई शिक्षा नीति और ढेर सारे फैसले। आर्थिक सुधार का तो एक पूरा इंटरव्यू आर्थिक सुधार पर हो सकता है, इतने सारे आर्थिक सुधार उन्होंने किए। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावा ये हो नहीं। हर ड्राइवर के ठीक पीछे की तस्वीर है, ये बीच में देखिए आशीष आखिरकार आज आपको क्या कहना चाहिए? पुलिस के पास सवालों की लिस्ट तैयार थी और आशीष मिश्रा भी हफ्ते भर में जवाबों की तैयारी करके आए थे, लेकिन तैयारी फिर भी पुख्ता नहीं हो पाई। वैसे तो एसआईटी ने आशीष मिश्रा से करीब 3 दर्जन सवाल दागे। सबसे मुश्किल सवाल ये था कि 3 अक्टूबर को दोपहर 2:36 से लेकर दोपहर 3:30 तक वो कहाँ थे। जाहिर है जवाब में मंत्री के बेटे ने वही कहा जो अब तक कहता आया है कि उस वक्त वो दंगल के कार्यक्रम में था। एसआईटी ने पूछा कि लोगों के मुताबिक तुम कार्यक्रम से कई बार गायब हुए थे, तब कहाँ गए थे? इस पर आशीष का जवाब था कि वो कार्यक्रम स्थल के बाजू में अपनी राइस मिल तक गया था। जाहिर है पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब क्रमों को हम लोग कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। 3 अक्टूबर रविवार को हुई हिंसा के दर्जनों वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ाते हुए, गाड़ी से लेकर उतरकर भागते हुए, गाड़ी पलटाते हुए, गाड़ियां धू-धू कर जलते हुए, फोटो खींचो, गाड़ियों से निकले लोगों को लाठियों से पीटते हुए। लेकिन अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें दिख रहा हो कि आशीष मिश्रा घटना के वक्त मौके पर था, किसी गाड़ी में सवार था। हालांकि पीड़ित परिवार दावा कर रहे हैं कि मंत्री का बेटा मौके पर ही था, लिहाजा शनिवार को आशीष से पुलिसिया पूछताछ में हर सवाल घूम फिर कर यही आया कि वो घटना के वक्त कहाँ थे। एसआईटी ने पूछा कि जो थार जीप जलाई गई उसको कौन चला रहा था, उसमें कौन कौन बैठा था और पीछे की फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ियां किसकी थी। जवाब में आशीष ने कहा कि थार जीप उसी की थी, इसे उनका ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहा था। पीछे फॉर्च्यूनर उसके दोस्त और बीजेपी कार्यकर्ता अंकित दास की है। अंकित मुख्य अतिथि को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए निकले थे। क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। जहां मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है और ये विदेशी नागरिक जो है वो भी इस रैकेट में शामिल है। मुंबई के गोरेगांव इलाके से इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी को अब इससे जुड़े तार जगह जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक कुल गिरफ्तारी 20 हो चुकी है, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी है कि किसी विदेशी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्रूज ड्रग्स मामले में ये जो विदेशी नागरिक है इसके पास ड्रग्स कहां से आई, क्या ये सप्लायर है, क्या ये पेडलर है या ये ड्रग्स पार्टी में किस तरह से शामिल था। आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कौन है ये विदेशी नागरिक, किस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया, इसका क्या संबंध है इस क्रूज ड्रग्स पार्टी से?
जी देखिए सईद, पूरी रात, कल देर रात पूरी छापेमारी की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई सबब इलाके में, गोरेगांव इलाके में, और वहां से नाइजीरियन मूल के इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से ड्रग्स भी रिकवर की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो क्रूज ड्रग्स पार्टी था मामला, उस मामले में ये दूसरा ऐसा शख्स है, दूसरा विदेशी शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पहले भी एक विदेशी शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, विदेशी मूल का जो शख्स था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी का कहना है कि इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी है, इंपॉर्टेंट कड़ी है, इससे काफी लीड मिलेंगे। इसके अलावा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इसने किस किस को ड्रग्स सप्लाई की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब तक इस मामले में ये 20वीं गिरफ्तारी है सईद। इसी मामले में, इस पूरे केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यह दावा किया कि एक बड़ा सिंडिकेट है जिसके तार इंटरनेशनल लिंक से भी जुड़े हुए हैं, और इसी के तहत ये 20वीं गिरफ्तारी जो है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके से हुई है। फिलहाल जो अक्यूज्ड है उसके पास से ड्रग्स भी रिकवर हुई है, और इससे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में पूछताछ चली है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिनकी भी गिरफ्तारी हो रही है उनके कहीं ना कहीं दूसरे जो आरोपी हैं उनसे कनेक्टिविटी वो सामने आ रही है, वो एस्टैब्लिश की जा रही है। तो एक बड़ा सिंडिकेट वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसी के तहत जो मुंबई के सबब इलाके में ये रेड की गई और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में इससे पूछताछ चल रही है। सही, बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता बेहद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन एनसीबी की हिरासत में था, अब जेल में है। अब एनसीबी का शिकंजा उस पर और कस रहा है। एनसीबी ने आर्यन के ड्राइवर से भी पूछताछ की है, 12 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, बयान उसका दर्ज कर लिया गया है। एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध करने का इस्तेमाल उसके ड्राइवर के लिए करेगी। आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जेल से रिहाई का इंतजार लंबा खिंच गया। जमानत मिलने तक मुंबई के आर्थर जेल में आर्यन खान को कुछ और वक्त गुजारना पड़ सकता है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान के लिए रिहाई का समय 2 दिन अटक गया। दूसरा शनिवार और रविवार की वजह से सेशंस कोर्ट में छुट्टी रही। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आर्यन खान को आर्थर जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया है। इसके बाद आर्यन को जमानत मिलने तक कैदियों के सेल में भेजा जाएगा। सेशंस कोर्ट की सुनवाई में वक्त लग सकता है, क्योंकि सुनवाई के लिए कोर्ट पहले एनसीबी को भी नोटिस देगा। एनसीबी का पक्ष रखने और दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद ही कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला देता है। अगर यहां भी जमानत नहीं मिली तो आर्यन खान के वकील को बॉम्बे हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना होगा। एनसीबी ने 2 अक्टूबर के दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन उसके मोबाइल में ड्रग्स पैडलर के साथ चैट और ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिली थी। आर्यन खान तमाम आरोपियों के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है, पूरा परिवार परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तक के पास वो पंचनामे की कॉपी मौजूद है जो एनसीबी ने क्रूज में छापेमारी के दौरान बनाया था। पंचनामे में लिखा गया है कि अरबाज ने अपने जूते में चरस छुपा कर रखी थी, जबकि आर्यन ने उसमें कबूलनामा किया था कि वो भी चरस का इस्तेमाल करता था। ये बयान अपने आप में काफी अहम रखता है, जिसका इस्तेमाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार बेल खारिज करवाने के लिए करती रही है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन और अरबाज के मोबाइल फोन से ऐसे कई चैट्स बरामद किए हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है और ड्रग्स मंगवाने की भी बातचीत हो रही है। ये वो सबूत हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में आर्यन और तमाम आरोपियों के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल करती रहेगी और आर्यन को झटका मिलता रहेगा। इस बीच एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े मामले में जांच और पूछताछ का सिलसिला
और तेज कर दिया है। कल शाहरुख खान के ड्राइवर से 12 घंटे की पूछताछ हुई। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने माना कि उसने आर्यन और अरबाज को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये सामने आया था कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स मन्नत से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। शाहरुख खान के ड्राइवर से लगातार 12 घंटे तक पूछताछ की गई। ये वही ड्राइवर है जिसने 2 अक्टूबर की देर शाम को आर्यन खान और अरबाज को मर्सिडीज कार में क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज केस की एफआईआर में एनडीपीएस के सेक्शन 29 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है प्लान के तहत किसी वारदात को अंजाम देना। ड्राइवर ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दिया है कि उसी ने देर शाम को दोनों को क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। अब ड्राइवर का ये बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर आर्यन खान के लिए जमानत और जेल से रिहाई के रास्ते में कांटे अभी बाकी हैं, क्योंकि एनसीबी ड्राइवर के बयान का इस्तेमाल कोर्ट में कर सकती है। दिव्येश के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। एक तरफ मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए लोग जो हैं वो ठीक नहीं हैं, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया है, तो हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता के रिश्तेदार को छोड़ दिया गया। एनसीबी ने एनसीपी के इन आरोपों का खंडन किया है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी में छापेमारी और गिरफ्तारियों के साथ सियासत का शोर भी बढ़ने लगा है। ड्रग्स की धरपकड़ और सियासत को लेकर पर्दे के पीछे के खेल पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुर्खियों में है एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी। लगातार चर्चा में है आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भानशाली का वीडियो। नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हल्ला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी पर हुई छापेमारी को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें से पहला है ऋषभ सचदेवा, दूसरा है प्रतीक गाबा और तीसरा आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा को लेकर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दामाद जो आज इंटरनेशनल नेशनल रैकेट को खुद पेडलिंग का बिजनेस करता था ड्रग का,
और खुद वो कैसे जुड़े हुए थे इस चीज के साथ, उन्होंने कभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उन्होंने कभी उस पर स्टेटमेंट दिया। आज वो झूठे आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। नवाब मलिक का दावा है कि साजिश के तहत क्रूज में पार्टी की योजना बनाई गई। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने आर्यन को जानबूझकर पार्टी में बुलाया था। आरोपों का ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि एनसीपी नेता के बेटे का एक करीबी भी ड्रग्स पार्टी में था, जिसे जाने दिया गया। फडणवीस ने कहा कि वो उसका नाम नहीं लेंगे। इसका राजनीतिकरण करना ये अपने आप में बहुत गलत है। वैसे तो जिन लोगों को छोड़ा गया उसमें एनसीपी के भी एक बड़े नेता के बेटे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी छोड़ा है, लेकिन हम इसलिए उनका नाम नहीं लेते कि वो क्लीन थे, तो उनका नाम लेकर हम उन्हें बदनाम क्यों करें। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्रूज ड्रग्स पार्टी की जांच में बीजेपी नेताओं की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तरीके से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं एनसीबी के लोगों के साथ ही साथ अभी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां पे कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, पीछे के दरवाजे से कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया है। तो सवालिया निशान तो उठते ही हैं। आज एनसीबी देश की प्राथमिक संस्थान है जो माफिया, ड्रग माफिया है, ड्रग्स का जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उसको खत्म करने में लगना चाहिए। पर अगर किसी तरीके का संदेह लोगों के मन में आ रहा है और इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और एनसीबी की जवाबदेही भी देश की जनता से होनी चाहिए कि वो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं या देश हित का एजेंडा चला रहे हैं। कुल मिलाकर आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। नवाब मलिक ने छोड़े गए 3 आरोपियों और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर लखीमपुर खीरी को लेकर जारी राजनीति की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। विपक्षी दल अपने अपने चुनावी अभियान को धार देने की तरकीब सोच रहे थे कि लखीमपुर खीरी सुलग पड़ा। विरोधियों को यह लगने लगा कि लखीमपुर खीरी ही वो हथियार है जिसके बूते वो बीजेपी को यूपी में मात दे सकते हैं और इसीलिए विपक्ष ने अपने चुनावी अभियान को लखीमपुर खीरी और किसान आंदोलन के मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुन लिया। वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली है सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया। चुनावी अभियान के ठीक पहले सरगर्म माहौल मिल जाए, ये वो मौका है जिसकी उम्मीद तो हर नेता करता है, लेकिन सबको नसीब नहीं होता और जिसे नसीब हो जाए वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। प्रियंका भी नहीं छोड़ने वाली। बनारस में आज होने वाली प्रियंका की रैली इसका जीता जागता सबूत है। इसी रैली का ये पुराना पोस्टर देखिए। 10 अक्टूबर जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान, बनारस और नारा है कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली। अब देखिए दूसरा पोस्टर। आज की ही तारीख, जगह भी वही, प्रियंका की तस्वीर भी, लेकिन नारा है किसान न्याय रैली। जाहिर है प्रियंका की रैली पहले से तय थी, तब नारा कुछ और तय किया गया था, लेकिन हफ्ते भर पहले लखीमपुर कांड से जो माहौल बना तो प्रियंका को भरोसा हो गया कि चुनावी हवन कुंड में हर आहुति लखीमपुर के नाम पर ही दी जाए, तभी यज्ञ सफल होगा। लिहाजा आनन फानन में रैली का नारा बदलकर किसानों के नाम पर कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करने वाली प्रियंका आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर केंद्र और यूपी सरकार को चुनौती देंगी।
सुबह 11:45 से 12:40 तक प्रियंका बनारस के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। करीब 1:30 बजे तक उनकी रैली शुरू होगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका की एंट्री होगी। सरगर्म माहौल में अखिलेश का रथ भी यूपी विजय अभियान के लिए तैयार खड़ा है। लग्जरी बस में पिता मुलायम सिंह यादव की बड़ी तस्वीर है और नारे में सबसे पहले नाम किसान का है, जिनके नाम पर हफ्ते भर से घमासान मचा है। अखिलेश समाजवादी विजय यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू होगी। उससे पहले आज वो सहारनपुर में स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है, और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मायावती ने भी कांशीराम की पुण्यतिथि के साथ कल ही अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। हालांकि लखीमपुर को लेकर उनकी जुबान में ज्यादा तलखी तो नहीं दिखी, लेकिन सरगर्म माहौल का फायदा जरूर मिलेगा, उन्हें भी उम्मीद यही है। चुनावी बिगुल बजना तो पहले से ही तय था, लेकिन ऐन मौके पर लखीमपुर में गाड़ी के टायरों के नीचे से उठी चीखों ने विरोधियों की आवाज को वो ताकत दे दी है जिसकी उम्मीद उन्हें खुद ही नहीं रही होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।